Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome in this channel. मी सनम नाज यहाँ पे इस चैनल पे फेडरल बोर्ड की बुक जो बायोलॉजी की है उसके लेक्चर सीरीज हम अपलोड करने जा रहे हैं और ये जस्ट कंटेंट जो है फेडरल बोर्ड टेक्स्ट बुक जो बायोलॉजी की है उसमें से लिया गया है और ऑल एफ6 स्टूडेंट्स और फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स इनको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो पंजाब बोर्ड के या अदर स्टूडेंट्स हैं वो भी इनको फॉलो कर सकते हैं बिकॉज जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सेम होंगे, कंटेंट्स जो है वो डिफर कर सकता है। लेकिन अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं या कोई और स्टूडेंट्स पंजाब बोर्ड के भी हो सकते हैं या कोई और स्टूडेंट्स उनको लेक्चर को चेक कर सकता है और अपनी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकता है। तो इस चैप्टर की बायोलॉजी की जो 11 की बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर हम इसको पहले देख लेते हैं कि इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो इसके कंटेंट्स में अगर चेक करें तो फर्स्ट इज सेल थ्योरी, सेकंड इज टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। तो जो टेक्निक्स हम देखेंगे उसमें फर्स्ट टेक्निक है सेल फ्रैक्शनेशन, देन डिफरेंशियल स्टेनिंग, देन माइक्रो डाइसेक्शन, उसके बाद है टिश्यू कल्चर और क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन इन माइक्रोस्कोपी, माइक्रोमेट्री। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जो कि हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा अदर कंटेंट्स भी हैं लेकिन आज इस लेक्चर के अंदर हम जस्ट ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो हैं सेल थ्योरी और उसके बाद टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। तो टेक्निक्स में हम फर्स्ट टेक्निक जस्ट सेल फ्रैक्शनेशन को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। इसके अलावा अदर कंटेंट्स भी हैं इस चैप्टर के जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन हम जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं कि वो कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो उसमें है सेल वॉल, देन सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, देन साइटोप्लाज्म, उसके बाद सेल ऑर्गेनेली। तो सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, प्रोक्सिसोम्स एंड ग्लूकोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेड्स, सेंट्रियोल्स, साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फिलामेंटा एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज न्यूक्लियस। तो इन सब ऑर्गेनेलिस को हम स्टडी करेंगे। उसके अलावा लास्ट टॉपिक है हमारा कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस, कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस क्या होता है वो भी हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो हम अभी फर्स्ट लेक्चर जो है फर्स्ट जो कंटेंट्स हैं हमारे उसको हम स्टडी करते हैं। दैट इज जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स हैं सेल थ्योरी एंड सेल फ्रैक्शनेशन। तो फर्स्ट इज सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या है? इन अर्ली मिडल 19th सेंचुरी में कुछ बायोलॉजिस्ट ने एक थ्योरी जो है फार्मुलेट की थी और ये सेल के हवाले से थ्योरी थी और दिस थ्योरी इज कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी। कि इस थ्योरी को समझना, आप सेल को अगर पढ़ने जाएंगे, अगर सेल को पढ़ना चाहते हैं एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट तो आपको इस सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, तभी आप बायोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सेल थ्योरी क्या थी? इस सेल थ्योरी के बहुत सारे पॉइंट्स थे, उसमें से जस्ट कुछ पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। मे बी आपने कुछ 2 और 3 पॉइंट्स पहले भी पढ़े हों, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और दिस सेल थ्योरी एंड दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको आपने अच्छे तरीके से स्टडी करना है और अच्छे तरीके से इसको मेमोराइज करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या था? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग्स। कि एक सेल जो है वो किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए या उसके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए किसमें, लिविंग थिंग के अंदर एक फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल मीन इसको हम कहते हैं बुनियादी इकाई, ठीक है, कि कोई किसी चीज की जो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए या उसके फंक्शन के लिए एक जो बुनियादी इकाई है या बुनियादी यूनिट है उसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल जस्ट मैं ऐसे दे सकती हूँ, जैसे आप बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसकी जो फर्स्ट मीन की उसकी बुनियादी इकाई एक ईंट होती है, ठीक है, एक ब्रिक होती है, एक ईंट होती है जिससे वो पूरी बिल्डिंग जो है वो तैयार होती है। अगर एक यूनिट मीन के एक ब्रिक ना हो, एक ईंट ना हो तो आप पूरी बिल्डिंग जो है वो तैयार नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी बुनियादी इकाई जो उसको बनाती है वो क्या है? सेल है।
तो सेल इज द स्ट्रक्चर, किसी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, और एंड फंक्शन मीन कि कोई स्ट्रक्चर होगा तो फंक्शन होगा, तो स्ट्रक्चर या फंक्शन के लिए फंडामेंटल यूनिट जो है वो क्या है, सेल है। Next we will discuss the second point, that is all organisms are composed of one or more cells, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक सेल से या एक से ज्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। यानी कि एक सेल, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं अराउंड अपने कि हमने पढ़ा भी है और हमें पता भी है कि कुछ जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ कॉलोनियल हैं, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पे हम देखते हैं कि जस्ट वन सेल है, ठीक है। कॉलोनियल में कुछ ज्यादा होंगे, और मल्टी सेलुलर मीन के जो मल्टी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर मोर देन जो है वो वन सेल होते हैं, ठीक है। तो जितने भी वन सेल हो मीन यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सबके अंदर जो बुनियादी मीन के सेम वही चीज की जो सेंट्रल मीन फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, सेल है, और सेल से ही कोई चीज मिलके बनती है। अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो वहां पे भी एक सेल है, और उस सेल के अंदर मीन के उसकी पूरी उस ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ को वो सेल बना रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारे सेल मिल के ही उस ऑर्गेनिज्म को बना रहे होते हैं। तो दैट इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि न्यू सेल्स अराइज बाय अदर सेल्स थ्रू सेलुलर डिवीजन, के जो नेक्स्ट आने वाले सेल होते हैं वो खुद से नहीं बनते, नेक्स्ट सेल जो है वो खुद से नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है तो पहले उसका साइज स्मॉल था, फिर उसका लार्ज रहता है। लार्ज कैसे होता है, इनके अंदर सेल की ग्रोथ हो रही है, मीन के सेल की डिवीजन हो रही है। अगर वो सेल मीन के पहले से एग्जिस्टिंग सेल ना हो तो न्यू सेल नहीं बनता, कोई सेल खुद से ओरिजिनेट नहीं होता, ठीक है, बिकॉज इट्स अ लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग के अंदर एक सेल जो एक जो है एग्जिस्टिंग सेल होना चाहिए, उसके अंदर डिवीजन होगी, डिवीजन के बाद नेक्स्ट टू सेल जो है वो राइज होते हैं। इसको हम जैसे माइटोसिस होती है उसमें भी हम देखते हैं कि वन सेल जो है वही है सेलुलर डिवीजन, इसमें वन सेल जो है उसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, मीन कि उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिवाइड करता है। देन नेक्स्ट क्या होता है कि सेलुलर जो साइटोकाइनेसिस होती है और उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, और एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी सेल हैं बॉडी के वो या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सेल होते हैं वो एक सेल से मीन एग्जिस्टिंग सेल से इनकी डिवीजन के बाद नेक्स्ट सेल जो है वो बनता है। तो ऑल सेल जो होते हैं वो राइज करते हैं बाय सेलुलर डिवीजन। नेक्स्ट हम जो है वो पॉइंट देखते हैं, दैट इज सेल कैरी जेनेटिक मटेरियल पास टू डॉटर सेल ड्यूरिंग सेलुलर डिवीजन। बिल्कुल, अभी हमने देखा है कि मैंने बोला कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होती है, देन जो है वो साइटोकाइनेसिस होती है जब एक सेल डिवाइड करता है। तो जो कैरियोकाइनेसिस हो रही है वो क्यों हो रही है जी, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए। जेनेटिक मटेरियल क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है, डीएनए होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड करता है, और वो जब सेल की डिवीजन होती है तो जो नेक्स्ट डॉटर सेल बन रहे होते हैं उनके अंदर उसका पास आउट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ना हो तो सेल ही नहीं है, ठीक है। तो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल का पास आउट होना और नेक्स्ट डॉटर सेल के अंदर वो बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट है ऑल सेल्स आर सेम इन केमिकल कंपोजिशन। यस, बिल्कुल, कि जितने भी सेल होते हैं वो केमिकल कंपोजिशन उनकी बिल्कुल सेम होती है। जैसे कि अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर 60 to 80% जो होती है वो क्या होती है जी, उसके अंदर प्रोटीन होती है। सिमिलरली 20 to 40% जो होता है वो लिपिड होता है। और अगर हम देखें किसी भी सेल के अंदर तो ऐसी ही कंपोजिशन होगी जितने भी सेल होंगे। तो इस तरह इट मीन कि जितनी भी केमिकल कंपोजिशन होती है सेल्स की वो सेम होती है। तो ये 5 पॉइंट्स थे हमारे सेल थ्योरी के, जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं और हमने डिस्कस किए हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मेमोराइज करना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, और आपके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए भी और आपके एग्जाम के हवाले से भी। ये सेल थ्योरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी। अच्छा, अभी हम देखेंगे, हम पढ़ने के जा रहे हैं कि सेल का मीन की चैप्टर का नाम क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। कि हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन। तो सेल का स्ट्रक्चर या फंक्शन को पढ़ने के लिए हमारे पास मीन के हर सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, जितना भी कंटेंट है उसको सेपरेट करके स्टडी करना होगा। वैसे तो हम स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि हमने हर चीज को डेप्थ में जाके स्टडी करना है। तो डेप्थ में जाके स्टडी करने के लिए हमें हर चीज जो जितना भी कंटेंट है उसका, सेल ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स,
वैक्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन, जितने भी कंटेंट है सेल का, उसको हमने अलग अलग से डेप्थ में स्टडी करना है। तो वो ऐसे तो नहीं हो सकेगा, क्या करना पड़ेगा, उन सबको सेपरेट करना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को सेपरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो बायोलॉजी में लैब्स में जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि उन सब कंटेंट्स को सेपरेट करने के लिए, कि हमने नेक्स्ट आगे ऑर्गेनाइज पढ़नी है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि उन ऑर्गेनाइज को हमने सेपरेट कैसे किया, हमने उनको अलग से करना कैसे है, और फिर उनको हमने स्टडी कैसे करना है। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं, और टेक्निक्स आपकी बुक में याद दी हुई हैं कि हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं इन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। तो उसमें जो फर्स्ट टेक्निक है वो क्या है, सेल्फ फ्रैक्शनेशन। और आज हम जस्ट वन टेक्निक सेल्फ फ्रैक्शनेशन को ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट और टेक्निक्स भी हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो सेल्फ फ्रैक्शनेशन क्या है, it's the combination of various methods used to separate the cell organelle and components based upon size and density। कि यहाँ पे ये सेल्फ फ्रैक्शनेशन है, एक टेक्निक है, इसमें हम कोई एक मेथड नहीं है बल्कि ये वेरियस मेथड का कम्बिनेशन है। इसमें हम सेल ऑर्गेनेल्स और उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं अपॉन बेस्ड अपॉन द साइज एंड डेंसिटी, कि उनकी साइज और उसकी डेंसिटी के हवाले से, उसकी साइज और डेंसिटी की बेस पे हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं। मीन कि जितने माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर, या सेल के जितना भी पार्ट है, जितने भी कंटेंट्स हैं, उसको हम सेपरेट करने के लिए, उसको जब सेपरेट करते हैं तो उसकी साइज और डेंसिटी के हवाले से सेपरेट करते हैं। डेंसिटी क्या होती है जी, D is equal to M over V। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है। तो हम साइज और डेंसिटी के हवाले से चीज़ों को सेपरेट करेंगे कि कितने साइज की हैं, और उसी तरह से उनकी जो है वो सेपरेशन होगी। तो जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल सेल्फ फ्रैक्शनेशन का, इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स। फर्स्ट इज होमोजेनाइजेशन एंड सेकंड इज सेंट्रीफ्यूगेशन। इनके दो जो हैं प्रिंसिपल हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन के, चीज़ों को सेपरेट करने के। फर्स्ट इज होमोजेनाइजेशन एंड सेकंड इज सेंट्रीफ्यूगेशन। फर्स्ट देखते हैं हम होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन क्या होती है, तो होमोजेनाइजेशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनियस मास ऑफ सेल, सेल होमोजेनेट और सेल सस्पेंशन। कि हमने स्टडी करना है सेल को, हमें पहले क्या करना होगा कि सेल के जितना भी कंटेंट है उसको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, होमोजेनाइजेशन करेंगे। देयर आर टू टर्म्स, होमोजेनाइजेशन और उधर होती है हेटेरोजेनाइजेशन। इसका पता होना चाहिए आपको कि दोनों का डिफरेंस क्या है। फर्स्ट क्या है होमोजेनाइजेशन की, जस्ट मैं एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास ऑफ वाटर लें और उसके अंदर मीन कि वो क्या है, आपका सॉल्वेंट है, उसके अंदर आप कोई भी सल्यूट ऐड करें, फॉर एग्जांपल आप शुगर लें या साल्ट लें, उसको जब ऐड करेंगे उसको मिक्स करेंगे। जब मिक्स करने के बाद आपको ग्लास के अंदर एक सस्पेंशन मीन होमोजेनियस मिक्सचर नजर आएगा, जिसको आप टॉप से बॉटम तक देखें तो उसकी कंपोजिशन सेम होगी। ठीक है, अब जब आपने मिक्स कर लिया तो इसके बाद आपको जो आपने शुगर या साल्ट उसके अंदर ऐड किया हुआ था, उसको आप उन पार्टिकल्स को अलग से नहीं देख सकते और वाटर मॉलिक्यूल्स को अलग से नहीं देख सकते। वो एक बिल्कुल एक जो है मिक्सचर बन जाएगा, उसमें आप उन चीज़ों को, उन पार्टिकल्स को, मीन के सल्यूट के पार्टिकल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स को आप सेपरेट नहीं देख सकते, सेपरेट नजर नहीं आएंगे और ना ही आप सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको जो आपको सेम कंपोजिशन नजर आ रही है एक ग्लास के अंदर, वो क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर बन गया है। क्या बन गया जी, एक होमोजेनियस मिक्सचर बन गया है। इसके अपोजिट हम देखें हेटेरोजेनियस को, तो हेटेरोजेनियस क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल वही आप ग्लास का पानी जो है वो पानी का ग्लास लें और उसके अंदर आप सैंड मीन रेत उसको ऐड करें, ठीक है, उसको मिक्स करें, वो मिक्स नहीं होगा। और जब आप देखेंगे तो आपको ग्लास के अंदर जो सैंड का कंटेंट है, मीन सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग नजर आ रहे होंगे, वाटर की जो है वो अलग से नजर आएगा। इट मीन के जो आपका मिक्सचर है वो क्या है, हेटेरोजेनियस है, वो होमोजेनियस नहीं है, उसमें सेम कंपोजिशन नहीं है, वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। खैर हम हेटेरोजेनियस नहीं पढ़ने जा रहे, हम पढ़ने जा रहे हैं होमोजेनियस। तो होमोजेनियस का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है इसमें केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो सेम हो जाती है, तो एक सस्पेंशन बन जाती है, इसको हम होमोजेनेट या फिर कह सकते हैं मैस ऑफ सेल, जो कि यहाँ पे हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम जो सेल फ्रैक्शनेशन के अंदर जितना भी कोई कंटेंट है, फॉर एग्जांपल हमने सेपरेट करना है, प्लांट सेल है हमारे पास या फिर एनिमल सेल है, ठीक है, कोई भी सेल हो, मीन कि हमने अगर उनकी सेपरेट करना है, हमने स्टडी करना है, तो हमें वो कंटेंट जो चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया का ज़्यादा कंटेंट चाहिए होगा, ठीक है।
अगर हमने राइबोसोम को स्टडी करना है तो राइबोसोम का ज्यादा कंटेंट हमारे पास चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम जस्ट सेल नहीं लेंगे, बल्कि हम मोस्टली क्या लेते हैं, टिश्यू लेते हैं। ठीक है, प्लांट सेल का या प्लांट्स का या फिर एनिमल का हम टिश्यू लेंगे, उसको हम जो है ऐड करेंगे मशीन के अंदर। ठीक है, उसको हम ग्राइंड करेंगे, लेकिन वहां पे हम सूटेबल मीडियम भी देंगे। ठीक है, सूटेबल मीडियम क्या, पीएच हमारी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, आयनिक कंपोजिशन होनी चाहिए जो है प्रॉपर होनी चाहिए, टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए और एंजाइम प्रॉपर होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आप घरों में आपकी किचन में ब्लेंडर मशीन होती है या फिर फूड मिक्सर होता है, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप अपने फ्रूट्स डालते हैं। फॉर एग्जांपल बनाना, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, वटेवर जो भी फ्रूट आपने डालना है आपने डाल दिया। उसको आपने क्या बनाना है, एक जूस बनाना है, आपने शेक बनाना है, तो आप क्या करेंगे कि आप उस मशीन को उसको ग्राइंड करेंगे, उन सारे मिक्सचर को क्या करेंगे, उस सारे कंटेंट्स को आप ग्राइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके साथ आप उसके अंदर कुछ और चीजें भी तो ऐड करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने शेक बनाना तो उसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे, आप उसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। तो जब आपने मीन के अदर कंटेंट्स जो आपने ऐड किए हैं, क्या आपने एक सूटेबल मीडियम दिया है, आपने प्रॉपर चीजें दी हैं ताकि आपका जो जूस है या शेक है वो अच्छा बन सके, आप उसको पी सके। इसी तरीके से जो आपने सेल को ग्राइंड करना है, तो वहां पे भी आपने क्या करना है, इनकी ये जो ग्राइंड होता है, होमोजेनाइजेशन होती है, ये भी वैसे ही है जैसे कि आपकी ब्लेंडर मशीन है या फूड मिक्सर के अंदर कुछ ग्राइंड कर, लेकिन ये जो है वो ब्लेंडर मशीन नहीं है और फूड मिक्सर नहीं, बल्कि एक अदर और टाइप की मशीन होती है, और टाइप का जो है वो ये इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रॉपर जो मीडियम है वो ऐड करेंगे, हम प्रॉपर पीएच देंगे, आयनिक कंपोजिशन देंगे, टेम्परेचर देंगे और प्रॉपर एंजाइम्स ऐड करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम अपना इंटरेस्टेड मटेरियल जो हमारा सूटेबल जो हमारा सेल है, जो टिश्यू है, प्लांट का है या एनिमल का है, वो भी हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या करेंगे, हम उस मशीन को रन करेंगे। तो रन करने के बाद हमारे पास जो मिक्सचर आएगा वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा। अच्छा, इसके अंदर जो मशीन यूज होती है वो इसको हम कहते हैं सेल होमोजेनाइजर। ये सामने पिक नजर भी आ रही है आपको कि ये आपका जस्ट वो फूड मिक्सर की तरह ही है या फिर ब्लेंडर मशीन की तरह ही इसकी जो एक्टिविटी मीन वो चलता है या रन होता है। तो इसमें ये क्या हो रहा है, इन चीज़ों की ग्राइंडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये सेल जो है वो होमोजेनाइजर है, और इसके अंदर जब हम होमोजेनाइजेशन कर लेंगे, जब हमने सेल को ग्राइंड कर लिया, टिश्यू को ग्राइंड कर लिया, तो उसके बाद रिजल्टिंग में हमारे पास जो मिक्सचर आएगा, इनके हम कोई मिक्सचर ये जो नीचे बीकर दिया हुआ इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको रन करेंगे और हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर आ जाएगा या सेल सस्पेंशन आ जाएगी। उसको रिजल्टिंग मटेरियल को हम नेक्स्ट जो हमारा टेक्निक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। उसको हम फिर सेंट्रीफ्यूग करेंगे। अब सेंट्रीफ्यूग कैसे करेंगे तो अभी हम देखते हैं। Centrifugation is a process of separate substance on the basis of their size and densities under the influence of centrifugal force। कि हम इसमें चीजों को सेपरेट करते हैं किस बेस पे, साइज और डेंसिटी की बेस पे। ठीक है, साइज और डेंसिटी की बेस पे हम चीजों को सेपरेट करते हैं, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी होगी कि जब हम कोई चीज को, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है, उसके आगे हमने पत्थर जो है वो बांधा हुआ है, स्टोन बांधा हुआ है, उसको हम सर्कल फॉर्म में जब उसको घुमाते हैं, तो जो स्टोन है वो बाहर नहीं निकलता, वो गिरता नहीं है, बल्कि क्या होता है कि वो जो सेंट्रल आपने हाथ से जो पकड़ी हुई है स्ट्रिंग, उसकी तरफ आपने एक फोर्स लगाई हुई है। मीन कि आप जो फोर्स उसको अपनी तरफ खींचे हुए है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो उस स्टोन को बाहर नहीं निकलने दे रही, उस सर्कल से बाहर नहीं निकलने दे रही, दूर नहीं जाने दे रही, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि अपने हाथ से लगाई हुई है। तो इसी तरीके से यहाँ पे साइंटिफिक मशीन में भी ऐसे होता है कि अंडर सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स, जो कंटेंट है वो सेपरेट होता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड डेंसिटी। कैसे होता है अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें एक मशीन यूज होती है जिसको हम बोलते हैं जी सेंट्रीफ्यूग मशीन। ये सामने मशीन जो है वो शो हो रही है, इसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूग मशीन। इस सेंट्रीफ्यूग मशीन में क्या होता है कि हम कोई भी कंटेंट अपना, कोई भी जो मटेरियल है, होमोजेनियस मिक्सचर हमने क्या किया, ट्यूब्स में डाला, और ट्यूब्स में डालने के बाद हम इसके अंदर ऐड करते हैं। जब इसके अंदर ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होती है जी, स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग मूवमेंट होती है, स्पिन करते हैं इस साइंटिफिक मशीन के अंदर, और ये बहुत ही हाई स्पीड में हम इसकी स्पिनिंग करते हैं। जब स्पिनिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जितना भी कंटेंट्स हैं वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे।
लेकिन सेपरेट कैसे होंगे? अंडर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मीन कि ये जो कंटेंट है, ये टेस्ट ट्यूब्स होती हैं जस्ट लाइक आपकी ये जो ट्यूब्स हैं जस्ट लाइक आपकी टेस्ट ट्यूब्स की तरह होती हैं। उसके अंदर हमने कंटेंट ऐड किया हुआ है, होमोजेनियस मिक्सचर अपना ऐड किया हुआ है और उसको हमने इस साइंटिफिक मशीन के अंदर रख दिया। इसको जब आप रन करेंगे, जब ये सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे रन हो रहा है, तो इसके अंदर एक फोर्स है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक सेंटर की तरफ जो है वो अपनी तरफ खींचे हुए है। ठीक है, अंडर दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके अंदर इन ट्यूब्स के अंदर जितना भी कंटेंट होता है वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, इस सेपरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, और जो इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और स्पिनिंग मूवमेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये तो था सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट है कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन हो रही है, इसको हम कंटेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं, ये किस तरह से होते हैं? देयर आर टू मेजर वेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है, कंटेंट जो सेपरेट हो रहे हैं, इसके दो मेजर वेज हैं, दो मेजर जो है मेथड्स हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेकंड इज डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये डेंसिटी ग्रेडियंट और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कौन कौन सी क्या है और किस तरह से डिफर है, इसको हम अभी देखते हैं। फर्स्ट इज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। It's a cell components of different size and density sediment in the tube according to their size and density. मेन चीज यहाँ पे साइज और डेंसिटी की बात हो रही है, लेकिन थोड़ा बहुत इनका डिफरेंस है। सेल कंपोनेंट्स क्या हैं? जितने भी सेल कंपोनेंट्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो भी चीजें हैं, उनको हम सेपरेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यानी कि साइज और डेंसिटी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेडिमेंटेशन होगी। ठीक है, उन ट्यूब्स के अंदर जो हमने अपना होमोजेनियस मिक्सचर डाला, हमने उसको रन किया, रन करने के बाद अकॉर्डिंग टू साइज एंड डेंसिटी सेडिमेंटेशन हो जाएगी। सेडिमेंटेशन मीन सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट डिफरेंट लेयर्स में जो चीजें हैं वो बैठ जाएंगी, सेडिमेंटेशन की हो जाएगी ट्यूब्स के अंदर। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइज एंड डेंसिटी। ये होगा कैसे? यू कैन सी हियर अ फिगर कि यहाँ पे आप देखें तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाला? हम सुक्रोज सोल्यूशन लेंगे। सुक्रोज सोल्यूशन क्या होता है कि मीन कि हमने कोई एक सस्पेंशन बनाई। मोस्टली हम इसमें और कोई सोल्यूशन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो डेंसिटी ग्रेडियंट सर्टिफिकेशन है उसके अंदर सुक्रोज सोल्यूशन को ऐड किया जाता है। क्या करते हैं हम कि हम इसके डिफरेंट कंपोजिशन बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5%, 20%, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 15% है। हम डिफरेंट कंपोजिशन बनाते हैं सुक्रोज सोल्यूशन की। उसको हम क्या करते हैं कि एक ट्यूब के अंदर यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, जब ट्यूब के अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ उसके बाद क्या करेंगे कि हम इसके अंदर सैंपल ऐड करेंगे। सैंपल क्या है कि हमारा जो होमोजेनियस मिक्सचर है हमने बनाया हुआ है, हम उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसको ऐड करने के बाद यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सुक्रोज की जो कंपोजिशन थी वो थी 5%। यहाँ बॉटम में देखें तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20% है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटर के अंदर जो सुक्रोज की कंपोजिशन है वो हमारे पास 15% है। ठीक है, हमने इसके अंदर क्या है, हमारे पास इस ट्यूब के अंदर सुक्रोज सोल्यूशन भी है डिफरेंट कंपोजिशन में, और हमारे पास क्या है, सैंपल है। हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। किसके अंदर? सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर। जब सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर हाई स्पीड में इसको रन करेंगे तो यहाँ पे जो कंटेंट्स हैं इस ट्यूब के अंदर जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने सैंपल में लिया था डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, हमने सैंपल में डीएनए मॉलिक्यूल लिया हुआ है। जब डीएनए मॉलिक्यूल हम जब देखेंगे उसमें कुछ डीएनए के मॉलिक्यूल स्मॉल होंगे, कुछ मीडियम साइज हैं, कुछ लार्ज साइज है। मीन इनकी जो डेंसिटी है या उनका साइज जो है वो डिफर है। जब इसको हम रन किया मशीन को तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल 5% सुक्रोज सोल्यूशन था, तो यहाँ पे सबसे स्मॉल साइज जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि उनकी डेंसिटी, उनका साइज जो है 5% सुक्रोज सोल्यूशन से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे वो आगे सेटल डाउन हो जाएंगे। सिमिलरली जो मीडियम साइज डीएनए मॉलिक्यूल होगा वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15% सुक्रोज सोल्यूशन था, तो यहाँ पे आगे सेटल डाउन हो गया। सिमिलरली जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ बॉटम में जहाँ 20% सुक्रोज सोल्यूशन था वहां पे उसकी जो है डेंसिटी और साइज लाई कर रहा है, तो वहां पे वो आके सेटल डाउन हो जाएंगे। मोस्टली यहाँ पे चीजें जो होती हैं वो मीन के साइज, जितना चीज भारी होगी, जितनी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उतना ही वो नीचे लेयर में आके सेटल होगा। ठीक है, जैसे लार्ज साइज मॉलिक्यूल यहाँ पे सेटल होंगे, उससे जो कम है वो ऊपर होंगे, और सबसे जो कम साइज के मॉलिक्यूल्स हैं और डेंसिटी के वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो सुक्रोज सोल्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंस है कि उसकी जो कंपोजिशन है उसके हवाले से उनकी जहाँ पे
डेंसिटी और साइज लाइक करेगा वो वहां पे उसके साथ जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम डेंसिटी ग्रेडियंट को डिफरेंट, हमारे पास ये लेयर्स आ गई हैं, ये सेडिमेंटेशन हो गई है, हम इनको क्या करेंगे कि यहाँ पे नीचे से हम इस ट्यूब को ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद जितना भी हम लेयर्स हैं उनको अपने जो है वो उन लेयर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें हम चीज़ों को अकॉर्डिंग टू साइज एंड डेंसिटी सेपरेट करते हैं और डिफरेंट सेडिमेंटेशन होती है, डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं और हम उनको वहां से सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपकी बुक में एक साइंस टिडबिट दिया हुआ है कि इसमें उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन द बिगर पार्टिकल्स सेडिमेंट फास्टर एंड हैव हायर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट सेवरबर्ग और एस वैल्यू। कि जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है ये क्या है, इसको हम मोस्टली सेवरबर्ग यूनिट और एस वैल्यू से शो करते हैं। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट एक्चुअली ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है कि किस रेट से कोई चीज सेडिमेंट हो रही है, किस रेट से यहाँ पे जब सेंट्रीफ्यूगेशन हम करते हैं तो किस रेट से कोई चीज जो है वो बैठ रही है, सेटल हो रही है और सेडिमेंटेशन उसकी हो रही है। मोस्टली ये देख के हम कहते हैं कि किस पे डिपेंड कर रहा है, मैस और वॉल्यूम पे। ठीक है, ये मैस और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली ऐसे ही है कि मैस और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जस्ट सिर्फ मैस और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता बल्कि यहाँ पे सरफेस एरिया पे भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, किस चीज की सरफेस एरिया पे भी ये जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है वो डिपेंड करता है। इट्स नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी हमें इसका पता है कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसको मैं एग्जांपल को इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ बाय एन एग्जांपल। यहाँ पे हमें दी हुई है राइबोसोम की एग्जांपल। हमें पता है कि राइबोसोम जो होते हैं 70S होते हैं और 80S भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 70S है, ये बैक्टीरियल का राइबोसोम है। तो इसके अंदर जो 70S राइबोसोम है, आपको पता है कि राइबोसोम जो होते हैं 2 सब यूनिट्स उसके होती हैं, एक लार्जर सब यूनिट होती है और एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। इस 70S में से एक जो लार्जर सब यूनिट है वो 50S है और स्मॉलर सब यूनिट क्या है, 30S है। ठीक है, जब हम इन दोनों को कंबाइन करें 50 + 30 तो हमारे पास 80S आता है, लेकिन एक्चुअली हमारे पास इनको कंबाइन करें तो हमारे पास 70S आता है। जो बैक्टीरिया का राइबोसोम होता है वो 70S है। ये 10S वैल्यू कैसे कम हो गई? इसकी वजह यह है कि जब हमने सेडिमेंटेशन की इन दोनों सब यूनिट्स की, मीन 50S सब यूनिट्स को हमने लग से सेडिमेंटेशन की, 30S जो सब यूनिट थी उसकी हमने लग से सेडिमेंटेशन की, उसकी हमने लग से सेडिमेंटेशन की, तो हमारे पास जो उसकी वैल्यू आई वो आई 50S एंड 30S, मीन कि उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट हमारे पास 50S एंड 30S आया। लेकिन जब हमने इन दोनों यूनिट्स को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद जब हम दोबारा सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो हमारे पास जब कंबाइंड फॉर्म में सेंट्रीफ्यूगेशन आएगी तो उसमें हमारी वैल्यू आएगी 70S। इट मीन 10S वैल्यू जो कम हुई है वो इस वजह से कम हुई है कि जब दो यूनिट सेपरेट थी तो उनका सरफेस एरिया ज्यादा था और इनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी ज्यादा आया। लेकिन जब हमने दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमारे पास सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया और हमारे पास 70S वैल्यू आई। इट मीन के सरफेस एरिया डिक्रीज करने से सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई अब इस बात की। नेक्स्ट हमारा जो टेक्निक है दैट इज डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या है, इसका है तो सेंट्रीफ्यूगेशन ही, लेकिन जस्ट थोड़ी सी डिफरेंट है डेंसिटी ग्रेडियंट से। किस तरह से डिफरेंट है कि इन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन सेडिमेंटेशन रेट फॉर अ पार्टिकल ऑफ अ गिवन साइज एंड शेप मेजर हाउ फास्ट द पार्टिकल सेटल और सेडिमेंट, कि कितनी तेजी से कोई चीज जो होती है वो सेटल हो रही है या सेडिमेंटेशन हो रही है, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन जो है इसमें जो चीजें हैं वो डिपेंड करती हैं कि रेट ऑफ पार्टिकल के जो मीन के रेट फॉर अ पार्टिकल ऑफ ए गिवन साइज एंड शेप मेजर हाउ द फास्ट पार्टिकल सेटल। ठीक है, जितना जो उसकी रोटेशन तेज होगी, सेंट्रीफ्यूगल मशीन की इतनी रोटेशन तेज होगी, उतने कम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेटल्ड होंगे। जब इनको हम सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे दो टर्म्स हमारे पास आती हैं, दो चीजें आती हैं, एक आता है पैलेट और एक आता है सुपरनेटेंट। जब हम चीजों को सेपरेट कर रहे होते हैं तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है पैलेट और एक आता है सुपरनेटेंट। अब पैलेट क्या है और सुपरनेटेंट क्या है कि जब हमने इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो यहाँ पे एक डायग्राम शो हो रही है, यहाँ मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूब थी, इसके अंदर हमारे पास एक मिक्सचर था, होमोजेनियस मिक्सचर था। इसके अंदर कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ उससे स्मॉल हैं, कुछ उससे स्मॉल हैं और कुछ सबसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन सबसे लार्ज मॉलिक्यूल है। ये हमारे पास एक सस्पेंशन है। ठीक है, मीन एक मिक्सचर है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। हमने इसको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर।
यहाँ पे क्या होगा, जितने लार्ज साइज मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारी जो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है या कोई भी सेंट्रीफ्यूगेशन है वो किस पे, उस पर डिपेंड करती है साइज और डेंसिटी पे। यहाँ पे जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल है, ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स हैं, मीन के वो लार्ज मॉलिक्यूल, उनका साइज ज्यादा है, तो वो जल्दी से नीचे यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। ठीक है, हम इसको रन करेंगे तो लार्ज साइज मॉलिक्यूल यहाँ पे नीचे सेटल हो गए, इसको हम कहेंगे पैलेट। ठीक है, जो चीज यहाँ पे सेटल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पैलेट। और जो ऊपर हमारे पास ये सस्पेंशन मौजूद है, इसके अंदर अभी भी मिक्सचर है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे सुपरनेटेंट। ठीक है, अभी आपको समझ आ गई होगी कि पैलेट क्या है और सुपरनेटेंट क्या है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पैलेट है, जो हमारे पास लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम सेपरेट कर लेंगे। जो हमारे पास ऊपर सुपरनेटेंट है उसको हम दोबारा से नेक्स्ट ट्यूब के अंदर ऐड करेंगे। नेक्स्ट ट्यूब में ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको रन करेंगे। जब रन करेंगे तो इसमें से मीन की ग्रीन से जो स्मॉलर पार्टिकल्स थे वो रेड कलर के थे, रेड कलर पार्टिकल जो है वो हमारे पास यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। जब ये जो उससे स्मॉलर पार्टिकल्स है यहाँ पे हमारे पास सेटल हो गए, इसको हम बोलेंगे पैलेट। और ऊपर वाले जो हमारे पास अभी भी मिक्सचर मौजूद, इसको हम कहेंगे सुपरनेटेंट। अब यहाँ से इसको पैलेट को हम अलग कर लेंगे, सुपरनेटेंट को हम दोबारा से नेक्स्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। जब इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे उससे भी जो मीन के रेड से भी जो स्मॉल पार्टिकल्स मीन के ब्लू कलर के हैं वो हमारे पास यहाँ पे सेटल हो जाएंगे, इसको हम बोलेंगे पैलेट। और ऊपर जो हमारे पास मिक्सचर आएगा उसको हम बोलेंगे सुपरनेटेंट। अब यहाँ इस पैलेट को अलग कर लेंगे, सुपरनेटेंट को दोबारा से हम रन करेंगे अदर ट्यूब के अंदर, इन साइंटिफिक मशीन के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स थे वो भी सेटल डाउन हो जाएंगे। और ऊपर हमारे पास यहाँ पे जो सस्पेंशन बचेगा, यहाँ पे शो नहीं हो रहा लेकिन इसके अंदर सस्पेंशन मौजूद है, इसको हम कहते हैं साइटोसोल। ठीक है, जिसके अंदर एंजाइम्स हैं, न्यूट्रिशन मीडियम होता है और बहुत सी चीजें होती हैं, आयंस वगैरह। तो उनको हम अभी यहाँ पे इस टेक्निक के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। ये हमारे पास लास्ट पार्टिकल जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं वो सेटल हो गए हैं। उसके बाद ऊपर हमारे पास सस्पेंशन बची है, उसको हम साइटोसोल कहेंगे। वो इस टेक्निक से हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हमें वो चाहिए है, उसमें से कोई चीज चाहिए होगी तो हम फिर कोई अदर टेक्निक यूज करेंगे और मोस्टली इसके अंदर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज की जाती है। दैट्स अनदर टेक्निक। हम यहाँ पे जस्ट पढ़ रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ तक जो है हमारे पास हमें समझ आ गई कि यहाँ पे अगर हमने चीज़ों को सेपरेट करना हो बाय डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन तो हम उसके कैसे सेपरेट करते हैं। या हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, पैलेट और सुपरनेटेंट, हम उसको सेपरेट करते जाते हैं और नेक्स्ट जो है वो प्रोसीजर और स्टेप जो है वो चलता जाता है। इस तरीके से हम जितने भी पार्टिकल्स हैं इनके जहाँ पे ग्रीन, ब्लू, ब्लैक कलर की नजर आ रहे हैं उन सबको हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। और हमारे पास प्योर जो कोई भी कंटेंट है, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडीज हैं, वो हमारे पास सेपरेट होगी। अब हम इनको आसानी से अच्छी तरीके से अलग अलग करके जो है वो स्टडी कर सकते हैं। होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। और इसमें हमने आज पढ़ा सेल थ्योरी के बारे में। और दूसरा जो हमने टेक्निक्स पढ़ी उसमें सेल्फ फ्रैक्शनेशन थी। सेल्फ फ्रैक्शनेशन में हमने होमोजेनाइजेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन, ये टू मेथड्स का कॉम्बिनेशन इसको हमने देख लिया। तो होप सो कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आप इसको लाइक करते हैं, अगर ये आपको समझ आ गई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। और आप इसको, अगर आप टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने अदर फेलोज के साथ, स्टूडेंट के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अगर आप नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स को चेक करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल के जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप आसानी से फ्रिक्वेंटली और फ्लुएंटली जो है वो चेक कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।